हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बेंच। और ये है क्लास 10 बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड की। और इसमें ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ही पढ़ने वाले हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैंने साथ के ना इसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुआ, आप यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, बट आप सुनेंगे भी। तो अब इसमें देखिए कि सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम होते क्या हैं? सबसे पहले तो यही बात आ गई कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो क्रोमो मीन्स कलर एंड जोम्स मीन्स बॉडी। तो कलर्ड बॉडी जो है उसको क्रोमोसोम्स का नाम दिया। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है वो सबसे पहले हॉफमिस्टर ने 1848 के अंदर डिस्कवर किए। अब क्योंकि उस टाइम पे नया नया सारा कुछ था, तो उनको इतना इसका नाम नहीं वो लगा, तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियर फिलामेंट रख दिया। फिलामेंट का मतलब है कि पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब उन्होंने एक सेल देखी और सेल के अंदर उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने उस हिसाब से, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ी थी, न्यूक्लियर और फिलामेंट थ्रेड लाइक है, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियर फिलामेंट रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब इस क्रोमोसोम को स्टडी किया फर्दर आगे वॉल्टर फ्लेमिंग ने, एंड जो टर्म क्रोमोसोम थी वो दी वॉल्डेयर ने। मतलब जो देखिए एक चीज डिस्कवर कब हुई, उसको देखा कब गया, उसको स्टडी कब किया गया, उसको जो है टर्म दी गई, तो देखिए कितने टाइम लग गया। 1848 से लेके 1888 तक कितना कुछ हो गया है ना। क्योंकि धीरे धीरे जो हम एकदम से अचानक पढ़ते हैं तो वो कितने सालों की मेहनत होती है किसी की। ठीक है, तो अब जो है जैसे क्रोमोसोम का मीनिंग आपको पता चल गया कि कलर्ड बॉडी है। तो कलर्ड बॉडी जो है एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड बेसिकली ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनको आप कहते हो हेरिडिटी व्हीकल्स। व्हीकल्स बोलते हैं आप इसको। तो अब हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया? हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट्स करेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके अंदर पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, वो हेरिडिटी है, ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस। तो अब इसमें कि जो नेक्स्ट जनरेशन तक जो करेक्टर जा रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में, हल्का सा डिटेल में समझ लेते हैं कि पेरेंट्स के करेक्टर कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो मेल बॉडी है, ठीक है, मेल बॉडी जो है इट इज, मेल की जो बॉडी है इट इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म, एंड फीमेल की जो बॉडी है दैट इज प्रोड्यूसिंग एग। अब स्पर्म में भी और एग के भी अंदर, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। तो जो भी एक फादर के करेक्टर हैं, जो भी एक फादर के करेक्टर होंगे, वो सारे के सारे इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लगे होंगे इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स की फॉर्म में, और वो आगे जा रहे हैं। तो 23 क्रोमोसोम यहाँ पे है, 23 यहाँ पे है। तो जिस टाइम पे ये क्रोमोसोम जुड़ेंगे इट विल फॉर्म द 46। ये आप लोअर क्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ चुके हो। तो बेसिकली इसीलिए जो है इसको हेरिडिटरी व्हीकल्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे करेक्टर्स जो भी पेरेंट्स के करेक्टर हैं वो इन क्रोमोसोम्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है इसके, अब बेसिकली हम देखें कि जो क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम तो आपने कह दिया कि डेंसर बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये भी डिवीजन के हिसाब से, मतलब एक सेल की डिवीजन के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर आप नॉन डिवाइडिंग सेल देखते हो, कोई भी नॉन डिवाइडिंग सेल देखोगे, तो उस नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम जो होगा इट विल बी सिंपल थ्रेड लाइक, हल्का सा ऐसे थ्रेड की तरह है, और उस थ्रेड वाली स्ट्रक्चर को आप नाम दे देते हो क्रोमैटिन का। बट जैसे ही एक सेल डिवाइड करने लगती है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है दे कंडेंस टू फॉर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थोड़ी सी थिकर स्ट्रक्चर बन जाती है, एंड इसको आप नाम दे देते हो क्रोमोसोम का। कि क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो भी मटेरियल था वो सारा का सारा पैक हो गया क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, so chromatin condense to form the chromosome.
क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है नॉन डिवाइडिंग सेल वाली, जब वो डिवाइड करने लगेगी तो वो कंडेंस हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी और वो आगे क्रोमोसोम को बना देगी। और क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ आपको सेल डिवीजन के अंदर नजर आते हैं, अदरवाइज जो है हर एक सेल के अंदर क्रोमैटिन होगा, और क्रोमैटिन भी एकदम से नहीं दिखाई देता है कुछ, है ना। तो ये तो हो गया सिंपली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम में है क्या क्या। तो अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स कर लेते हैं, ये कीवर्ड्स इसके अंदर आ गए, तो हो सकता है आपका अच्छा मतलब टॉपिक क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बेटा कि अब जो सेकंड टॉपिक है दैट इज क्रोमोसोम नंबर एंड टाइप्स। अब देखिए हम अपने आसपास जो है काफ़ी सारी स्पीशीज देखते हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज में जैसे मैन है या फिर हॉर्स है ना, और डॉग है। तो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, हम लोग सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, शक्ल में हमारा जो बिहेवियर है हर किसी चीज़ के अंदर अलग है। तो हमारा जो फेस है या सारा कुछ चेंज कैसे है, दैट इज ड्यू टू द क्रोमोसोम नंबर। हम लोग सारे के सारे जो हैं दे आर वी आर डिफरेंट इन क्रोमोसोम नंबर। अब जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, दैट इज 46, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरी स्पीशीज हैं उन सब के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर फिक्स हो जाता है। डॉग्स का अलग क्रोमोसोम नंबर है, कैट का अलग क्रोमोसोम नंबर है। तो जब ये क्रोमोसोम नंबर सबका अलग अलग हो गया तो उस हिसाब से क्या होगा कि वो जो है स्पीशीज भी अलग हो जाएगी। अब जैसे हम लोग अगर हम बात करें गोरिल्ला की, है ना, अब ह्यूमन है और गोरिल्ला है, तो अब हमारे केस में 46 क्रोमोसोम है, बट गोरिल्ला के केस में जो 48 क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम माउस की बात करें तो 40 पेयर्स हैं माउस के अंदर, ठीक है। तो बट ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरीके से, अब जैसे पेयर्स में ये इवन नंबर में होने चाहिए तभी वो आगे जो है गैमीट वगैरह बनाएगा। तो जैसे 40 है तो इट मीन्स कि 20 पेयर्स हो गए, 48 है तो 24 पेयर्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये हमेशा हर एक स्पीशीज का अलग होगा, ठीक है। अब पहले तो ये बात हमें समझ आ गई। अब इसमें दो टर्म्स यूज हो रही है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मीनिंग होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड का मीनिंग हो गया डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए है क्या कि हमारा जैसे 46 क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड नंबर है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो ये डबल सेट इसके अंदर है। अब जिस टाइम पे ये डिवाइड करेगी सेल, कोई भी स्पर्म या एग की सेल को डिवाइड, वो जर्म सेल डिवाइड करेगी, तो ये दो 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 में डिवाइड हो जाएगी, 23 एक में चले जाएंगे, 23 एक में चले जाएंगे, ठीक है। तो इन 23 क्रोमोसोम्स के अंदर भी दो टाइप के क्रोमोसोम है, जिसमें 22 जो क्रोमोसोम है दीज आर ऑटोसोम्स एंड वन जो है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब ये 23 हो गया, इसी तरीके से 22 प्लस वन सेक्स क्रोमोसोम। तो अब इसमें वही आ गया कि अब जैसे मेल है तो मेल की बॉडी के अंदर 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, उसी तरीके से फीमेल की बॉडी में 22 प्लस एक्स, ऐसे। तो इस तरीके से ये ऑटोजोम हो गए, ये सेक्स क्रोमोजोम हो गए। तो ऑटोजोम्स क्या हो गया, जो हमारी बॉडी के जनरल सारे करेक्टर्स को देखता है। जैसे मान लो कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी के करेक्टर्स हैं, अब जो सेक्स करेक्टर्स होंगे वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक्स या वाई क्रोमोसोम, ठीक है, कि हाँ भी उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का या उस पर्टिकुलर एनिमल का क्या सेक्स होने वाला है, वेदर इट इज मेल और द फीमेल। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रोमोसोम नंबर डिसाइड करेगा, क्रोमोसोम नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सी स्पीशीज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये, अब जैसे मान लो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो ऑफियोग्लोसम में होते हैं, इट्स अ फन फ्लावर जिसके अंदर 1262 क्रोमोसोम्स हैं, और अगर आप इसका हाफ करेंगे तो 361 पेयर हैं ये। तो हमेशा जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है।
अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपने भी पढ़ लिया कि इट इज एन हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन, कि क्रोमैटिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब पतला सा था और उसके हम ऐसे पूरा गुच्छी बना लें किसी चीज़ की, जैसे मान लो कि आपने धागा लिया है और धागे को आप बार बार फोल्ड कर करके ऐसे ऐसे, तो आपने उसको एक रस्सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप रस्सी को भी लेते हैं और उसके एक एक धागे को देखते हैं ना, तो वो एक कंडेंस्ड फॉर्म है। उस धागे की कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? रस्सी है। ठीक है, रस्सी क्या है? धागे की कंडेंस्ड फॉर्म। और उसी तरीके से क्रोमैटिन जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये कंडेंस करेगा तो ये क्या बना देगा? क्रोमोसोम। तो अब पहला तो ये आ गया, इट इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एट द एनाफेज एंड द मेटाफेज स्टेज। अब आप नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हो कि हमारी जो सेल डिवीजन की स्टेजेस होती हैं, तो एनाफेज और मेटाफेज के अंदर हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना डिटेल में, तो ये ऐसे टेट्राड फॉर्म के अंदर होता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होगा। और इसके अंदर जो है देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसके अंदर ये यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, और जो क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, देन इट विल फॉर्म्स द क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम ये जो पार्ट है उसके अंदर ऐसे क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता जा रहा है। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया कि वो सेंट्रोमियर। अब जहाँ पे ये बीच वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर कह दिया। और ये जो सेंट्रोमियर है, इसके दोनों साइड्स पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको नाइटोकोर बोलते हैं। तो ऐसे है। अब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑलवेज गिव द शेप ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए जिस टाइम पे सेल डिवीजन होती है ना, मेटाफेज है तो मेटाफेज में तो सेंटर पे लोकेट कर जाते हैं। एनाफेज के अंदर अब ये जो डिवीजन होनी है, तो अब ये सेंट्रोमियर से होती है। तो कई बार तो अब जैसे मान लो कि ये हाफ ये क्रोमोसोम है, इसके सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल टिप पे मिड में प्रेजेंट है, जैसे इसके मिड में प्रेजेंट हो गए। कुछ क्रोमोसोम है तो उसमें क्रोमोसोम बिल्कुल टिप्स पे आ गए, कुछ में ऐसे हो गए कि हाँ भी बिल्कुल ऐसे इसी पे आ गए, है ना। तो अब जिस टाइम पे ये डिवाइड करेगा बीच में से डिवाइड करेगा, तो क्रोमोसोम्स अलग अलग शेप देगा। अब जैसे मान लो यहाँ से वी डिवाइड किया तो इसने वी शेप दे दिया, इसने ऐसे किया तो इसमें आई शेप आ गया। तो इस तरीके से बेसिस सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होगी वो हमेशा डिसाइड करेगी कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्योंकि अब ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स हैं। अब ये एक ही क्रोमोसोम की आर्म हो गई, तब आपने इन एक ही क्रोमोसोम की आर्म को आपने नाम दे दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स। These are called the sister chromatid. अब ये दोनों के दोनों जुड़े, it will forms sister chromatid। ठीक है, अगर मान लो कि इसके साथ कोई दूसरा क्रोमोसोम आ जाए, मैं इसकी शक्ल ऐसे एक और बना दूं और इसके अंदर जो है मैं ऐसे कुछ रेड रेड इसमें वो क्रोमैटिन फाइबर हो गया, ऐसे दिखा दूं, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर तो सेम क्रोमोसोम की लेग्स हैं, आर्म्स हैं, तो वो हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसकी भी हो गई सिस्टर क्रोमैटिड। बट ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए आर्म्स जो होंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगी। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो इस तरीके से हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेयर। अब इसमें एक पतली सी लेयर आ जाती है जो इसके ऊपर होगी। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, तो यहाँ पे ये पतली सी, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये ऐसे जो है ये पतली सी लेयर आ गई इसके अंदर, हाईलाइट दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे चलो मैं पेन ही यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप एक पतली सी लेयर बना दो ऐसे करके, और ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड द पेलिकल। बड़ी पतली सी लेयर होती है जो क्रोमोसोम के चारों तरफ है। अब एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द टीलोमियर। अब ये एंड्स हैं इधर वाली साइड पे, इधर से ये एंड्स हैं, तो इन एंड्स को नाम दिया जाता है टीलोमियर का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम की है। अब हम चलते हैं आगे। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, अब जो क्रोमैटिन है, अब क्रोमैटिन जो है वो ये कह लो कि क्रोमोसोम को बना रहा है। तो क्रोमैटिन खुद तो होगा पतला सा, अब
क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो हमने डिवाइडिंग सेल के अंदर पढ़ ली। अब जब हम नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर देखते हैं तो क्रोमैटिन होता है। तो क्रोमैटिन बेसिकली दो चीज़ों का बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। मतलब क्रोमैटिन फाइबर जो है it is made up of two part, one is DNA and second is proteins। और प्रोटीन्स भी कौन से हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें 60% तो हो गया आपका डीएनए, प्रोटीन्स हो गए आपके 40%। अब दोनों के दोनों जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। अब देखो इसमें प्रोटीन्स हिस्टोन्स हैं जो 8 होते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, अगर आप हिस्टोन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स आप ऐसे 8 ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि ये 8 प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आई और उसने इन उसको बांध दिया, हिस्टोन्स को बांध दिया। बांधने के बाद वो नेक्स्ट लूप बना रहा है, बांधने के बाद वो नेक्स्ट लूप बना रहा है। ठीक है, और इस लूप के अंदर फिर से आपके वो हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे ऐसे आ गए हैं ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बन गई, जब हिस्टोन डीएनए और प्रोटीन जुड़ गए तो इन्होंने बना दिया न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बन गया बेटा। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियोसोम 1 न्यूक्लियोसोम 2 न्यूक्लियोसोम 3 न्यूक्लियोसोम, तो जब ये सारे के सारे लाइन में जुड़ते जा रहे हैं तो इट विल गिव्स अ बीड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब बीडेड अपीयरेंस आ गई, मतलब जो क्रोमोसोम है वो वहाँ पे बीडेड अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, तो बीडेड अपीयरेंस आ गई, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। और ये ऐसे, तो इस तरीके से मतलब आप ये कह लो कि जो क्रोमैटिन है ना वो कंडेंस होता है एक्चुअली। पहले क्या है, वो ऐसे बड़ा हुआ, उसके बाद जब वो जुड़ता है आपस में ऐसे गोल 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 ऐसे करके, उससे क्या होगा कि वो सारा का सारा डीएनए कवर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो डीएनए है, डीएनए इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द सेल। अब जो भी एक सेल ने काम करना है वो सारा का सारा डीएनए करवाएगा। डीएनए के पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है कि किसने क्या चीज करनी है। ठीक है, तो अब ये डीएनए जो है एक छोटी सी सेल, बिल्कुल छोटी सी, मतलब जो नजर भी नहीं आ रही, ऐसे डॉट टाइप, ये मैंने डॉट भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसके अंदर उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन और क्रोमैटिन के अंदर डीएनए। तो सोचो एक सेल ही नहीं नजर आ रही और उसके अंदर तक इतना ज़्यादा डेप्थ तक जाके कोई चीज़ पड़ी हुई है और उसको डीएनए कह रहे हैं और उसको मास्टर ऑफ द सेल कह रहे हैं, जिसने सारी की सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ना। तो अब इसमें जो डीएनए आ गया, तो डीएनए जो है वो पड़ा हुआ, तो एक सेल के अंदर अबाउट 2 मीटर, 2 मीटर सोच सकते हैं, 2 मीटर लंबा डीएनए एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये उसकी मतलब ये कह लो कि कंडेंस्ड होने की पावर बता रही हूँ मैं, कि क्रोमैटिन जो है वो कैसे कंडेंस हो रहा है, कैसे उसने बांधा है डीएनए, कैसे पैक किया है, कितनी सुंदर उसकी कला आप कह सकते हैं। अब जो क्रोमैटिन है ये सुपर कॉइल करके पूरा का पूरा उसको पैकिंग कुकिंग करके आगे भेजता है सारी इन्फॉर्मेशन को। सेम ऐसे ही जैसे मान लो कि हमने कहीं पे शिफ्ट करना है, एक घर से दूसरी जगह पे, एक शहर से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो अब लोग उनको ट्रांसपोर्टर्स वगैरह को बुलाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, हर एक बॉक्स के अंदर सारा कुछ बड़ा नीटली पैक करते हैं। उसी तरीके से जो क्रोमैटिन है वो हर एक चीज़ को बड़ा नीटली पैक करके भेज रहा है। ठीक है, तो जब वो नीटली पैक करके भेजेगा तो नेक्स्ट उसमें जाएगा। तो इस तरीके से अब ये आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, अब ये वही, अगर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो क्रोमैटिन में डीएनए, हिस्टोन्स, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को आगे पढ़ना है, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस है, ये सारा हम आगे देखते हैं कि कैसे है। तो अब ये देखिए कि पीछे जो है आपने भी पढ़ा था, तो डीएनए की स्ट्रक्चर आ गई। अब डीएनए की स्ट्रक्चर जो है बेटा, डीएनए क्या है, इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। आपने पढ़ा हुआ है, पहले भी आपने काफ़ी जगह पे डीएनए देखा हुआ, देखा नहीं हुआ तो पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो डीएनए जो है इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये बेसिकली किसका बना हुआ है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब दो चेन्स हैं, डबल चेन है ना, ऐसे करके दो चेन्स हैं इसके अंदर। अब ये दो चेन्स हैं, ये हेलिकल फॉर्म के अंदर है। अब ये एक चेन है, ये एक चेन है, तो ये जो चेन है दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ गई। अब एक चेन है, ये दूसरी चेन है, दो चेन्स हैं इसके अंदर। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर क्या है, दो चीजें इसके अंदर हैं, वन इज शुगर एंड सेकेंड इज बेस, ठीक है। अब शुगर फर्दर दो टाइप का हो गया, एक हो गया इसके अंदर एक राइबोस और एक डीऑक्सी राइबोस, मतलब ये जनरल बता रही हूँ उसके अंदर। बट अब क्योंकि ये हमारा डीएनए है तो इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है। इसके साथ बेस आ गया। अब बेस में आपने पढ़ने हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो चार जो है इसके अंदर बेसिस आ गए, ठीक है। और उसके साथ जुड़ गया फॉस्फेट, तो ये क्या बना देगा, वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और अगर इस न्यूक्लियोटाइड के साथ से हम ये सिर्फ शुगर और बेस अगर जुड़ता है तब ये बना देता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड बना देगा। अब न्यूक्लियोसाइड जो है, फॉस्फेट जब जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये एक वो है, एक न्यूक्लियोटाइड है, मतलब क्या हुआ, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर उसके बाद फिर से शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसे तो जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो बन जाएगी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ गई तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिनने एक दूसरे को कवर कर रखा है, ठीक है। अब ये तो हो गया डीएनए का बाहर वाला स्ट्रक्चर। अब फिर उसके बाद क्या है स्टोरी इसकी डीएनए की, इसके अंदर आपने पढ़ा कि बेसिस होते हैं। अब बेस जो है, बेस होते हैं, तो बेस हो गए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अगर आरएनए की बात हो रही है तो उसके अंदर यूरेसिल हो जाता है, क्योंकि ये डीएनए की बात है तो अभी हमने यूरेसिल नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए आपको ज्ञान में ध्यान में रखना है कि जो एडेनिन है उसने जुड़ना है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से, ग्वानिन ने जुड़ना है साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ सुपर क्वाइल्ड हैं, ऐसे पूरा एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड हैं। तो अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी लार्ज, इसको बोल देते हैं मेजर ग्रुप, ये वाला माइनर ग्रुप, थोड़ा टर्न वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लो कि एक चेन है, दिस इज शुगर बेस फॉस्फेट। अभी एक बेस कुछ भी आप लगा लो, एडेनिन लगा लो, है ना, तो एडेनिन जुड़ गया थायमिन के साथ, इधर भी आ गया शुगर बेस और फॉस्फेट, फिर से शुगर बेस फॉस्फेट, ऐसे ऐसे करके दोनों चेन्स जो है वो अटैच हुई हुई हैं, शुगर बेस और फॉस्फेट ऐसे। तो बीच में ये बेसेस जुड़ रहे हैं, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है। जैसे ग्वानिन हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, थायमिन हो गया तो एडेनिन, मतलब कभी भी उल्टा नहीं लगेगा कि हाँ भी आप जो है इसको एडेनिन को ग्वानिन के साथ जोड़ दो या साइटोसिन के साथ जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ, और इस तरीके से ये एक उसके अंदर टोटल 10 पेयर आते हैं, मतलब 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो टोटल 10 बेस पेयर जो है वो इस पार्ट के अंदर आ गए, 10 ऊपर वाले के पास चले गए। तो इस तरीके से ये डीएनए जो है वो अपने आप की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को दिया था वॉस्टन एंड क्रिक ने, ये बहुत ही ज़्यादा, ये कह लो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सीधा ही आ जाता है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कई बार आ जाता है वॉस्टन एंड क्रिक के मॉडल को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए। अब उसके बाद डीएनए के बाद जीन की स्टोरी आ गई। अब जीन जो है, अब जीन जो है वो क्या कहता है, इट्स यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब जो भी करेक्टर है ट्रांसफर होके आगे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पहले सेल है, फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है उसके क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है,
ठीक है। तो बेसिकली जो है डीएनए के अंदर जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है या क्रोमोसोम के ऊपर जीन पड़े होते हैं, जैसे क्रोमोसोम है ये, इसके ऊपर जीन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वन जीन इज इक्वल टू वन करेक्टर, एक जीन एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मान लो कि आई है, तो आई के अंदर काफ़ी सारे हैं करेक्टर, आई लैशेस के करेक्टर हैं, जैसे आप कहीं देखते हो कईयों की आई लैशेस लंबी लंबी होती हैं, कईयों के आई कलर चेंज होता है, कईयों की आईज का साइज का फ़र्क है, किसी की आँख छोटी है बड़ी है कैसे है। तो ये सारा जीन रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। और जीन कहाँ पे पड़े हुए हैं, इस क्रोमोसोम के सरफेस के ऊपर। मतलब जो जीन है ना उसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। अगर डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 3 बेस पेयर जुड़ के एक जीन को तैयार कर रहे हैं। तो अभी आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना कि जीन कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर है या कुछ है, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझो कि एक जीन एक करेक्टर को बना रहा है, एंड ये जो है दैट इज इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी पेरेंट्स के करेक्टर आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा रहे हैं, वो सारे के सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर है जो जीन की स्टोरी है। जीन में अभी आप इतना ही पढ़ोगे, और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स में अबाउट 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक था वो तो था आपका सिंपल ही, ये कह लो कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एंड सिंपल वो वाला है ना। अब इसी का पार्ट अगला शुरू होने वाला है सेल साइकिल। सेल साइकिल हो गया, और उसके अलावा जो है हमारा जो है अगला पार्ट हो गया सेल डिवीजन का, वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और